मेरे डैडी के दोस्त और ज़ोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराते हुए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब के बक्से के साथ एक सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जेलसी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मक और मौलिक परिविचार हैं। इस तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ़ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ़ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते थे, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और इसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़ने वाले लोग कभी पीछे नहीं देखते। आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये सब सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी की आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। तो ऐसा क्यों है डैडी की आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फ़ैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते थे। काश कि तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपनी सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ़ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी। माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा, फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल में अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगला के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं, माइक। ऐसा लगता है कि वे साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज़ है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर की श्रृंखलाएँ और 3 रेस्टोरेंट भी थे। रेस्टोरेंट के कारण उन्हें घर लौटने में देरी हो जाती थी। सफाई ख़त्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वहाँ अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी ही देर घर से लौटें, और उसने पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए एक बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेट दूंगा। 1956 की तनख्वाह में के हिसाब से 10 सेट प्रति घंटे का वेतन कम था। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से वे मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा कम
का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमाहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं सकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा थी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मज़दूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उनके खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरे हुए किचन की तरह गए जहाँ से पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्माकर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। और ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउस को संभालता है और महिलाएं रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र को तो देखा ही होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क पर परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइज़र जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे आने से पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने उससे पूछा कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे? माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्ण पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफ़र रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहाँ कुर्सी के पीछे 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि कौन सा ऑफ़र देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खींचते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम्हें पैसा कमाना सीखना चाहते हो, तो क्या यही सही है? रॉबर्ट। मैं तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह है मेरा ऑफ़र। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफ़र है। इस या तो तुम मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा तुम्हें
एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक ने डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा। या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। 30 सेट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसिस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और एक धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्होंने अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों का शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपर टेस्ट थे, जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से ज़्यादा कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर, जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते थे। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनर नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों दरवाज़ों को पूरा खोला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुब्बार भी आता था, जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों को नौकरी तभी तक चलती जब तक एयर कंडीशन नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जमकर 3 घंटे काम करते रहे। दोपहर तक हमारे काम ख़त्म हो जाता था और वे हमसे हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी पे पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद में मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा था। मैंने लंच के समय माइक से कहा, स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कूठा से पूछा। डैडी ने कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतज़ार कर रहे थे? कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी ज़रा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी से पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत काम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतज़ार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असल डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझे से यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें
मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झलाकर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतज़ार करो, माइक के डैडी ने मुझे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं की बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते से पहले वहीं पर मिली थीं। वे मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गईं ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थीं। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकलकर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझे बात करे। मैं सुन सकता था कि वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर में काम कर रहे थे, मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया और मुझे दड़बेनुमा ऑफिस में आ जाओ। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक व्यवसाय का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया है, आप धोखेबाज हैं और जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं, आप लालची हैं। आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी ज़रा सी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। आपने अपने हाथों की ठुट्ठी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे से कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझे पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज़ में कहा। आपने मुझे कुछ क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे, और वो लोग जिन्हें या तो मैंने अपनी नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा, और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद भी मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझे कभी तक बात नहीं की। मैं व्यंग भरे अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे मैं तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, परंतु ज़िंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा यह मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के ज़रिए ज़िंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ।
यह आदमी कैसी बैसिर पैर की बातें कर रहा था। मैंने अपने आप से पूछा, ज़िंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि वे मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था, जिसे ताले में बंद रखने की ज़रूरत थी। अगर तुम ज़िंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीज़ें करते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी के धक्कों को सहन करने चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो कोई ज़िंदगी धक्के देते रहते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को। वे यह नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है।